अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान ईरान ने शाम, इराक और पाकिस्तान पर फ़िज़ाई हमले किए, जिसके बाद से इलाकाई और ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक ख़दशात में इजाफा हो गया है। 2 दिन पहले ईरान ने इराक और शाम पर एक साथ मिसाइल दागे और दावा किया कि उसने इराक में इसराइली जासूसी के अड्डों और शाम में दाइश के ठिकानों पर हमला किया है। ये तनाज़ा अभी थमा नहीं था कि कुछ घंटे बाद एक ऐसी पेशरफ्त हुई जिसे पाकिस्तान और ईरान आमने सामने आ गए हैं। कल ईरान की सिक्योरिटी फोर्स पासदारान इनकलाब ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बलूचिस्तान के ज़िला पंजगोर के इलाके सब्ज़कोह पर मिसाइल हमला किया और इस हमले के फौरी बाद गैर मामूली तौर पर ईरान की नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम न्यूज़ ने खबर चलाई कि ईरान ने पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के इलाके सब्ज़कोह में दहशतगर्द ग्रुप जैश-उल अदल के ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन के जरिए हमला करके उन्हें तबाह कर दिया है। और इस गैर मामूली पेशरफ्त के बाद रात गए पाकिस्तान ने इस हमले की तस्दीक करते हुए मजम्मत की है और ईरान की जानिब से फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी के बाद पाकिस्तान ने अपना सफ़ीर वापस बुलाने का फैसला किया और अब से कुछ देर पहले पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार किया है और इस बातचीत की वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक की है। और सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू कल सुबह इस्लामाबाद वापस पहुँचेंगे। मुदस्सिर टीपू ने तेहरान में पाकिस्तानी सिफारती अमले से अलविदाई मुलाकातें कर ली हैं। ईरान की जानिब से फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी के बाद पाकिस्तान ने अपने सफ़ीर को वापस बुलाने का फैसला किया। अहम बात यह है कि कल पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने बयान जारी करते हुए कहा था कि ईरान ने बिला इश्तियाल फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानी इलाके में हमला किया। ईरानी इक़दाम की शदीद मजम्मत करते हैं। हमले में 2 बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियाँ ज़ख्मी हुई। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है, संगीन नताइज निकल सकते हैं। दोनों मुमालिक में रवाबित के मुतादिद चैनल्स के बावजूद गैर कानूनी अमल हुआ जो तशवीशनाक है। पाकिस्तान पहले ही ईरानी सीनियर ओहदेदार के पास शदीद एहतजाज दर्ज करा चुका है। सरीहन खिलाफ वर्जी की मजम्मत के लिए ईरानी नाज़िमुल उमूर को वज़ारत ख़ारजा में बुलाया गया। बयान के मुताबिक इसके नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह से ईरान पर आयद होगी। पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि दहशतगर्दी मुश्तरका ख़तरा है, मरबूत कार्रवाई की ज़रूरत है। इस तरह की एकतरफ़ा कार्रवाइयाँ अच्छे हमसाया ताल्लुकात के मुताबिक नहीं। इस तरह की कार्रवाइयाँ दो तरफ़ा एतमाद को शदीद नुकसान पहुँचा सकती हैं। और फिर मुल्क भर में सवालात उठने लग गए कि पाकिस्तान इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल देगा। और फिर आज बराह रास्त दफ्तर ख़ारजा ने रद्द-ए-अमल देते हुए वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान इस गैर कानूनी इक़दाम का जवाब देने का हक़ महफूज रखता है और नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह ईरान पर आयद होगी। साथ ही आज पाकिस्तान ने ईरान के सफ़ीर को मुल्क बदर करने और ईरान से अपना सफ़ीर वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। आज दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने बाकायदा इसका ऐलान किया और वाज़ेह किया कि ईरान के साथ तमाम आला सतह के दौरों को भी मुअत्तल कर दिया गया है। Pakistan reserves the right to respond to this illegal act, and the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. We have conveyed this message to the government of Iran. We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in the coming days. पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल के कुछ घंटे बाद ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो इस वक्त स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत के लिए मौजूद है, उन्होंने पाकिस्तान की हदूद में जैश-उल अदल के मुबैना ठिकानों पर हमले की ओनरशिप ले ली है। जबकि चीन ने ईरान और पाकिस्तान से तहम्मुल से काम लेने की अपील करते हुए कहा है कि दोनों फरीक़ैन कशीदगी में इजाफे का बाइस बनने वाले इक़दामात से गुरेज करें। अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए दोनों मुल्क मिलकर काम करें। सूरत हाल किस तरफ जा रही है? पाकिस्तान के सिफारती और रियासती दोनों फैसले क्या हो सकते हैं? अंदर की खबर रखने वाले कामरान यूसुफ सीनियर साफ़ी हमारे साथ मौजूद है। कामरान यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है आपने आज अपने वीलॉग में भी काफ़ी सारी तफसीलात बताए हैं। आपके सिफारती और रियासती ज़राए दोनों क्या बता रहे हैं कि सिफारती सतह पर प्रोटेस्ट होगा, मामले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी, या फिर जब पाकिस्तान जवाब की बात करता है तो जवाब उस नोयत का ही होगा जिसकी कार्रवाई ईरान की तरफ से की गई है? जो मेरे ज़राए बता रहे हैं कि इस वक्त जो मशावरत है वो बिल्कुल हो रही है इस्लामाबाद और पिंडी में भी, और 2 ओपिनियन है। मसलन एक ओपिनियन तो ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए और एक नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी सेंसिटिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन जो मेरी मालूमात हैं कि ये जो व्यू है विद इन द डिसीजन जो भी मेकर्स हैं, ये माइनॉरिटी का व्यू है जो अभी तक
अक्सरियत का व्यू है वो ये समझते हैं कि ये ईरान ने रेड लाइन क्रॉस की है, तमाम हदें क्रॉस की हैं, और अगर पाकिस्तान इसका कोई मौसर जवाब नहीं देता तो एक गलत मिसाल कायम होगी जिससे मुस्तकबिल में कोई भी मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के नाम पर हमारी सॉवरेंटी को वायलेट कर सकता है। तो जो मेरी मालूमात हैं ये सेंस पाई जाती है विद इन द गवर्नमेंट और रियासती इदारों के अंदर कि पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो उसके ख़तरनाक नताइज जो हैं वो पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ेंगे। लेकिन ये जो रिस्पॉन्स है वो किस सूरत में होगा, उसकी टाइमिंग क्या होगी, उसका हदफ क्या होगा, आई थिंक ये वो तमाम ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जो पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो वो कभी भी उसको पब्लिक नहीं करेगा जब तक उस पर अमल दरामद हो नहीं जाता। तो इसलिए एट द मोमेंट ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। बेशक पाकिस्तान ने जो अपने सफ़ीर को वापस बुलाया है और ईरान के सफ़ीर को मुल्क बदर किया है, लेकिन जो ज़राए बता रहे हैं कि शायद ये जो इक़दामात हैं ये आगाज़ है और आगे चलकर कुछ और इक़दामात भी हो सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ इसके अंदर मौजूद है कि कई जो ख़ास करके पाकिस्तान का एक दोस्त मुल्क है वो एक कोशिश कर रहा है कि ये फर्दर एस्केलेशन ना हो, लेकिन अभी तक आई थिंक तमाम जो ऑप्शंस हैं दे आर ऑन द टेबल। मतलब और ये बताएगा कि ज़ाहिर इस बात के बड़ा खदशा रहता है कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करे और फिर मामला किस हद तक बढ़ जाए, तो ये बात कम से कम कंसीडर की जा रही है कि जो सरहदी तनाज़ा है वो फिर सरहदी तनाज़ा ही रहे। उनके एतराज़ात कुछ हमारे ऊपर रहे हैं कि जी हमारी सरजमीन से उन पर हमले होते हैं, हमारे भी एतराज़ात रहे हैं कि उनकी सरजमीन पर भी ऐसे लोगों ने पनाह ली हुई है जो पाकिस्तान पर हमले करते हैं, उनकी सरजमीन इस्तेमाल होती है। तो नोयत वैसी ही हो, ना कि एक बड़ी कार्रवाई हमें नज़र आ रही हो जिसके नतीजे में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। देखें, जो रिस्पांस होगा, जो बात हो रही है वो कहते हैं कि प्रोपोर्शनेट होगा। जो ईरान की तरफ से जो मिसाइल हमले किए गए हैं तो पाकिस्तान की तरफ से अगर रद्द अमल आता है तो वो प्रोपोर्शनेट होगा, और ये बात बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है कि पाकिस्तान बिल्कुल भी ऑफ कोर्स नहीं चाहता कि एस्केलेशन हो टेंशन में। ऑलरेडी हम एक डिफ़िकल्ट रीजन में रहते हैं और पाकिस्तान को बिल्कुल भी ये सूट नहीं करता कि ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब हो। तो इसीलिए पाकिस्तान के लिए बहुत ये हैरान कुन था। ये बातें अपनी जगह पे मौजूद थी कि ईरान प्राइवेटली कुछ कंसर्न्स शो कर रहा था रिगार्डिंग द प्रेजेंस ऑफ सम टेररिस्ट ग्रुप्स ऑन द पाकिस्तानी सॉइल, लेकिन जो मुझे पाकिस्तानी हुकाम ने बताया कि पाकिस्तान ने ईरान को अश्योरेंसेस दी थी और उनको यकीन दहानी कराई थी कि पाकिस्तान कभी भी कोई ऐसा इकदाम नहीं करेगा या ऐसे ग्रुप को इनकरेज नहीं करेगा जो ईरान को डिस्टेबलाइज करे। लेकिन उन यकीन दहानियों के बावजूद ईरान का जो इकदाम है वो एक गैर मामूली है और एक रेड लाइन उन्होंने क्रॉस की है। तो इसको सामने रखते हुए आई थिंक पाकिस्तान चाहता तो नहीं है कि टेंशन एस्केलेट हो, लेकिन जैसे दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने भी कहा कि जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसकी पूरी तरह जो जिम्मेदारी है वो ईरान पर आयद होगी। तो गिवन के अब ये इतनी बड़ी इंटरनेशनल खबर भी बन गई है, डोमेस्टिक प्रेशर भी है कि आपकी सॉवरेंटी वायलेट हुई है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि एटलीस्ट जिससे एक डिटेरेंस हो, एक न्यू नॉर्मल ना बने कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करके और पाकिस्तान सिर्फ ज़बानी कलामी बयानात दे और खामोश बैठ जाए। मतलब ये भी बताइएगा कि इस वक्त रीड कैसे कर रहे हैं पाकिस्तान के ज़ाहिर जो हुकूमत है और जो रियासती इस वक्त इदारे हैं इस बात को कि एक दूसरे से शिकायत तो रही है दोनों ममालिक को, मगर एक तो कार्रवाई करना, फिर कार्रवाई करके उसे अपने सरकारी मीडिया से बाकायदा तौर पर बताना, यानी कि पाकिस्तान को एम्बैरस भी किया, पाकिस्तान की जो सरहदी खिलाफवर्जी है वो भी की। तो इसकी वजह क्या होगी एक ऐसे वक्त में जब ईरान वैसे इंगेज्ड है? वो क्यों चाहेगा कि पाकिस्तान को भी नाराज़ करे सारी की सारी सिचुएशन में जो ऑलरेडी एक मिडिल ईस्ट में सूरत हाल बन रही है उसमें? देखें, जो पाकिस्तान की जो असेसमेंट है और ख़ास करके वो लोग जो ईरान पाकिस्तान के रिलेशंस को देखते हैं, एक अहम जो एहलकार है मेरी उनसे बड़ी तफसील से इस हवाले से बात हुई कि आखिर इसकी क्या वजह है कि ईरान इस मौके के ऊपर जब मिडल ईस्ट के अंदर वो ऑलरेडी इंगेज है विद अदर कंट्रीज़ के, पाकिस्तान के साथ एक फ्रंट खोला है। 2-3 वजूहात उन्होंने बताई हैं। एक वजह उन्होंने ये बताई है कि मार्च में ईरान के अंदर कोई इंतखाबात हो रहे हैं। एक उसकी रीज़न ये है कि वो डोमेस्टिक ऑडियंस को अपीज़ करने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि जो ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान सूबा है, अगेन वो महरूमियों का शिकार है, वहाँ पर एक इंसर्जेंसी या एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है। एक उसकी वजह ये है। दूसरी जो असेसमेंट है पाकिस्तानी ऑफिशल्स की वो ये है कि ईरान शायद प्रीएम्प्ट कर रहा है। ईरान क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर जिस तरीके से इराक, सीरिया और हुती मलेशिया के ज़रिए इजराइल और उनके इत्तेहादियों को निशाना बना रहा है, तो उसको खदशा है कि अगर मिडल ईस्ट के अंदर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बढ़ता है
तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान जो है अमेरिका और जो इनकी इत्तेहादी हैं वो पाकिस्तान को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। तो जो पाकिस्तान की असेसमेंट है कि इस अटैक के ज़रिए अमेरिका को और उनके इत्तेहादियों को ये पैगाम देना चाहता है कि अगर आपने इस तरह की कोई कार्रवाई की तो फिर पाकिस्तान को भी उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और इवन पाकिस्तान को भी शायद अपेरेंटली ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि आप अगर वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। तो ये पाकिस्तानी जो ऑफिशियल्स हैं उनकी असेसमेंट है और यकीनी तौर पर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का कहना है कि इसकी फार रीचिंग इम्प्लिकेशंस है। सबसे बड़ी इम्प्लिकेशन ये है कि इस हमले से पहले तक पाकिस्तान हमेशा ईरान के साथ ताल्लुकात में एक तवाज़ुन मेंटेन करता रहा। अमेरिका के प्रेशर को रेजिस्ट किया, अरब ममालिक के प्रेशर को रेजिस्ट किया और कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ईरान के मफादात को नुकसान पहुँचे। लेकिन इस हमले के बाद पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि वो जो डेलिकेट बैलेंस पाकिस्तान मेंटेन करता था वो जो पॉलिसी है वो इरोड हो गई है और ये काफ़ी एक ख़तरनाक बात है पाकिस्तान के लिए भी और ईरान के लिए भी। बहुत शुक्रिया। क्या अंदर की बात है, क्या तफसीलात हैं, कामरान यूसुफ बता रहे थे। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में इस वक्त इजाफा हो गया है, मगर आम बात यह है कि पहली दफ़ा नहीं है कि ईरान ने पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए जिंदुल्ला या जैश उल अदल के मुबैना ठिकानों पर हमला किया है। इससे पहले भी ईरान ऐसे हमले करने का दावा करता आया है। 2013 में ईरान ने बलूचिस्तान के इलाके कुलाउ में मिसाइल हमला किया और उस वक्त ये रिपोर्ट हुआ कि ईरान ने जैश उल अदल के कमांडर मुल्ला उमर को टारगेट करने की कोशिश की। उस हमले में भी 2 बच्चों की हलाकत हुई थी जिन्हें मुल्ला उमर के ख़ानदान से जोड़ा गया था। इसी तरह 2012 में ईरान की तरफ से बलूचिस्तान के ज़िला चागी में रॉकेट हमलों की तफसीलात सामने आई थी, लेकिन उन हमलों में कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई थी। और ईरान ये हमले इस जवाब के साथ करता आया है कि जैश उल अदल के दहशतगर्द बलूचिस्तान की सरहदों से गुजरकर ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करते हैं। अब ये जैश उल अदल कौन सा ग्रुप है जिनसे मुतालिक ईरान को खदशात हैं, इसको समझने के लिए हमें अब्दुल मालिक रेगी के किरदार का जायज़ा लेना होगा। ईरान का सूबा सिस्तान बलोच अक्सरियती सूबा है जो ईरान की अक्सरियत के बरक्स सुन्नी है, जहाँ से ईरान के खिलाफ दहाइयों से मज़ाहमती ग्रुप्स और शिद्दत पसंद ग्रोहों ने जन्म लिया है। और अब्दुल मालिक रेगी जो कि एक ईरानी बलोच था, उसने 2002 में ईरान की तरफ से ज़्यादतियों के नाम पर ईरान मुखालिफ जमात जिंदुल्ला की बुनियाद रखी और पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में ईरान मुखालिफ सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया। इस दौरान सिपाही रसूलुल्लाह नामी ईरान मुखालिफ तंजीम ने जिंदुल्ला के मातहत काम करना शुरू कर दिया और फिर मालिक रेगी के ग्रोह की तरफ से ईरान में मुतादिद हमले किए गए, कई ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया और 2006 के बाद अब्दुल मालिक रेगी ईरान के लिए सबसे मतलूब दहशतगर्द बन गया। ईरान दावा करता रहा है कि मालिक रेगी एक अमरीकी और इसराइली एजेंट है जो पाकिस्तान से ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है, मगर 2008 में एक अहम पेशरफ सामने आई। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के ज़िला केच से 2 लोगों को गिरफ्तार करके ईरान के हवाले कर दिया और ईरान ने फौरी तौर पर इन दोनों लोगों को फांसी दे दी। इन 2 लोगों में से एक अब्दुल मालिक रेगी का भाई अब्दुल हामिद और दूसरा मुल्ला उमर का भाई हसन था। मगर ईरान मुखालिफ गिरोह को सबसे बड़ा धचका उस वक्त लगा जब जिंदुल्ला के सरबरा और ईरान के सबसे मतलूब दहशतगर्द को ईरान ने गिरफ्तार किया। फरवरी 2010 में दुबई से किर्गिस्तान जाने वाले एक परवाज को रोककर मालिक रेगी को गिरफ्तार किया गया। उस वक्त ये खबरें भी आई कि अब्दुल मालिक रेगी की गिरफ्तारी में पाकिस्तान ने ईरान को मदद फराहम की है। और फिर जून 2010 को ईरान ने मालिक रेगी को दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत फांसी दे दी, जिसके बाद जिंदुल्ला नामी तंजीम बिखर गई। मगर कुछ अर्से बाद ही जिंदुल्ला के जंगजुओं ने तंजीम का नाम बदलकर जैश उल अदल रख दिया और सलाहुद्दीन नामी शख्स उसका सरबराह बन गया और उसने ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले शुरू कर दिए। फिर ईरान ने भी जवाब में पाकिस्तान में इस ग्रुप के ठिकानों पर मिसाइल दागने के अमल का आगाज़ कर दिया, दावा किया। फिर फरवरी 2019 में ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ। ईरानी सूबे सिस्तान में एक खुदकुश हमले में ईरान के पासदारान इनकलाब के 27 एहलकार मारे गए, जिसके बाद ईरान ने पाकिस्तान को खबरदार किया कि वो जैश उल अदल के खिलाफ कार्रवाई करे इससे पहले कि ईरान खुद उसका बदला ले ले। पाकिस्तान ने ईरान के इन दावों को मुस्तरद कर दिया और फिर तकरीबन 1 महीने पहले ही जैश उल अदल ने ईरान के सूबे सिस्तान में एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया, जिसमें 11 ईरानी पुलिस अफसरान मारे गए। और फिर 19 दिसंबर 2023 को ईरान ने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो जैश उल अदल को ब्लैक लिस्ट करे और ख़ुद ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी ताउन को मजबूत करने पर बातचीत हुई। और फिर 1 महीने बाद ईरान ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बलूचिस्तान के इलाके कोसब्ज़ में ये कहकर हमला कर दिया है कि उसका निशाना जैश उल अदल के बेसिस थे। मगर दूसरी तरफ यह खबर भी सामने आई है कि ईरान और पाकिस्तानी फोर्सेज ने मुश्तरका नेवल एक्सरसाइजेज भी की हैं और इस खबर को खुद
ईरान के प्रेस टीवी ने शाया किया है। यानी एक ऐसे वक्त में जब 7 एक्सरसाइजेज भी हो रही हैं, ईरानी वजीर खारजा की पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात हो रही है, ईरान ने यह कार्रवाई कर दी है। यानी जैश उल अदल को लेकर ईरान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी रही है। जहां ईरान पाकिस्तान पर ईरान मुखालिफ ग्रोहों को पनाह देने का इल्ज़ाम लगाता रहा है, तो वहीं पाकिस्तान का भी ये इल्ज़ाम है कि ईरान ने अपनी सरजमीन में करदम बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों को पनाह दी हुई है, जो सरहद पार करके पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला करते हैं। साथ ही 2016 में पाकिस्तान ने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया था, जो ईरानी सरहद से ही पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। सिर्फ यही नहीं, 2019 में पीटीआई की हुकूमत में उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान के ईरान के दौरे से एक दिन पहले पाकिस्तान की वजारत खारजा ने दावा किया कि हमारे सूबे बलूचिस्तान में एक मुसाफिर बस पर जिन दहशतगर्दों ने हमला किया वो ईरान से आए थे। इस हमले में शनाख्त की बुनियाद पर 10 नेवी, 3 एयरफोर्स और 1 कोस्ट गार्ड एहलकार को शहीद किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान की वजारत खारजा ने ईरान से मुतालबा किया था कि वो अलहदगी पसंद गिरोह राजी आजोई संगर के खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि पाकिस्तान के पास उनके बेसिस ईरान में मौजूद होने के सबूत हैं। जिसके बाद इमरान खान ने बतौर वजीर आजम 22 अप्रैल 2019 में ईरान में ईरानी सदर हसन रूहानी के साथ बैठकर कहा था कि 3-4 दिन पहले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के 14 जवान शहीद कर दिए गए थे, और मुझे पता है कि ईरान भी ऐसी दहशतगर्दी से मुतासिर हुआ है जिसमें पाकिस्तान में मौजूद ग्रुप्स मुलविस हैं। इसलिए दोनों ममालिक के सिक्योरिटी चीफ एक साथ बैठकर बाहिमी ताउन का ऐसा रास्ता निकालेंगे जिसमें दोनों ममालिक को एक दूसरे पर भरोसा हो कि दोनों ममालिक अपनी सरजमीन को दहशतगर्द के लिए इस्तेमाल होने की इजाजत नहीं देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे हम दोनों ममालिक के दरमियान ऐसे पुरएतमाद ताल्लुकात कायम होंगे जिसमें हम अपनी सरजमीन से आपके मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। मगर इन तमाम मामलात के बावजूद पाकिस्तान ने कभी ईरान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी नहीं की है, लेकिन अब एक दफ़ा फिर ईरान ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है और पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि वो जवाब देने का हक रखता है। मगर अगर पाकिस्तान इस हवाले से कोई रद्द अमल देगा तो वो क्या रद्द अमल होगा और क्या ये मामला एक सरहदी तनाज़े तक महदूद रहेगा, इस हवाले से बाकायदा सवालात पैदा हो रहे हैं। हमारे साथ साबिक वज़ीर ख़ारजा नरबानी खर साहिबा मौजूद हैं। खर साहिबा, बहुत शुक्रिया मिशन में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है अभी कुछ दिन पहले भी आप इस अहम फरीज़ा अंजाम दे रही थी पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा में। ये क्या जो हुआ है, क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? ज़ाहिर है बहुत कुछ कहा जा रहा है, पाकिस्तान ने जो सिफारती रिस्पॉन्स दिया एक प्रॉपर रिस्पॉन्स है, क्या होना चाहिए? आप किस तरह देख रही हैं मामलात को? जी देखिए, ये एक नेचुरल बात है कि किसी भी मुल्क में जब एक इंटरनेशनल लॉ के बरक्स, मतलब उसके बिल्कुल ऑपोजिट इलीगल कोई एक्शन दूसरा मुल्क करे, और एक ऐसा मुल्क जिसको हम बरादर मुल्क समझते हैं, मुस्लिम बरादर मुल्क समझते हैं, उसके साथ दोस्ती के रवाबत बढ़ाना चाहते रहे हैं और उसके साथ ट्रेड लिंकेजेस भी बढ़ाते रहे, और एक ऐसा मुल्क जो कि पूरी दुनिया में काफ़ी आइसोलेटेड और तन्हा रहता है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क हमेशा उनको वर्ल्ड स्टेज पे भी सपोर्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में सपोर्ट करते हैं। जब वो कोई इस तरह की हरकत करे कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट एक अटैक करे जो कि फ्रैंकली स्पीकिंग इरैशनल, एस्केलेटरी, इररिस्पॉन्सिबल एक्ट हो, जो कि ऐसा रहा है कि रिजीम के इंटरेस्ट में तो शायद हो सकता है, बट ईरान के अपने नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो, क्योंकि इसमें यकीनन किसी ने ये नहीं सोचा कि इसके क्या क्या नताइज हो सकते हैं। पाकिस्तान के रिएक्शन देखिए, लोग अक्सर बिलीव करते हैं कि मिलिट्री स्ट्राइक का रिएक्शन मिलिट्री स्ट्राइक से ही हो सकता है और उससे आपको रिवेंज फील हो करता है। आपने डिप्लोमेसी में या स्टेट टू स्टेट रिलेशंस में यू डू नॉट सीक रिवेंज, व्हाट यू सीक इज टू प्रिजर्व योर नेशनल इंटरेस्ट, और उसमें कभी भी रिएक्ट करना इमीडिएटली, आई फॉर एन आई, कभी भी शायद बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होता। मेरे नजर में ये जो पाकिस्तान की सेकंड स्टेटमेंट आई है, जिसमें एटलीस्ट इमीडिएटली डिप्लोमेटिक, एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स दिया गया है, जहां पे उनको कहा गया है कि आप अपने सफीर को वहीं रखें और हम अपने सफीर को वापस आ रहे हैं। इससे क्या मतलब है कि हम हर किस्म के इनके साथ डिप्लोमेटिक सपोर्ट के ताल्लुकात को अब हम फरोग नहीं देंगे। दूसरी तरफ आप ये देखें कि वाई एम आई सेइंग कि ये इरैशनल और इल थॉट है और ऑब्वियसली प्रोवोकेशन की तरफ जाता है, लेकिन पूरी तरह सोचा नहीं गया, बिकॉज जब ये हो रहा था उसके सुबह में उनके फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की दावोस में, जिसमें इस चीज का कुछ मेंशन नहीं हुआ। अगर एक मुल्क को एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट एमिनेट करी है, जो कि वो कहते हैं इन रिएक्शन टू एन अटैक जो कि काफी देर पहले हुआ था, तो वो यकीनन इस तरह की चीज दूसरे मुल्क के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से या किसी से तो उसके बारे में बात की होती। उसी वक्त इनका स्पेशल एनवॉय अफगानिस्तान का भी पाकिस्तान में था, हमारी 2 नेवल शिप्स वहां पे थी, सी पे डायलॉग हो रहा था, काउंटर टेररिज्म के ऊपर डायलॉग हो रहा था, जॉइंट मॉडरेट मिशन आज बैठना था। सो ये सब कुछ एक सब नॉर्मल सी में एकदम ये बहुत ही
इरैशनल, प्रोवोकेटिव, इलीगल एक्ट होना मेरे ख्याल से ये डोमेस्टिक कंपल्शन की वजह से ज़्यादा किया गया है, और पाकिस्तान ने को इसका रिएक्शन ऐसा देना चाहिए जिसमें हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी प्रिजर्व कर सकें और इंश्योर कर सकें कि जहाँ पे जो ये सोचे समझे बगैर किया गया तो इसके जो रिपरकशंस हैं वो पूरी तरह समझ में आ जाए, ताकि इसके बाद किसी को इस तरह के आइडिया से गुरेज करें। और हिरा, आप क्या खतरा देखती हैं इसका कि ये तनाज़ा कहीं एस्केलेट ना कर जाए? ईरान पहले ही हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में कैसी सूरत हाल है, उसके बावजूद पाकिस्तान में इस तरीके से कार्रवाई करे। आपको खतरा महसूस होता है कि ये सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है? देखें शाहजेब, अनफॉर्चुनेटली पिछले 10 सालों में हमने पॉपुलिज्म के हाथों बहुत कुछ खतरनाक चीजें होती हुई देखी, जिनके रिपरकशंस सदियों में जाते हैं, दहाइयों में जाते हैं। और मुझे ये लग रहा है कि ये जो इनका इमीडिएट रिएक्शन जो इन्होंने 3 जगहों पे, सीरिया के अंदर अलहदा किया, इराक के अंदर अलहदा किया और फिर पाकिस्तान में करना, देखिए सीरिया और इराक फिर भी एक और डिफरेंट बॉल गेम में आते हैं। वहाँ पे उनके जो ताल्लुकात हैं, कहीं पे आपके इंटरनेशनल फोर्सेस की अभी तक प्रेजेंस है, तो बेशुमार चीजें आप एक्सप्लेनेशन में दे सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो मैं आपको बताया कि बिल्कुल नॉर्मल तर्ज पे आपके रिलेशन चल रहे हैं, आपके कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, आपकी शिप्स एक दूसरे के मुल्क में जा रही हैं, आपके जॉइंट बॉर्डर ट्रेड कमीशन बैठा हुआ है, आपका सीटी डायलॉग हो रहा है, और उसमें इस तरह का अटैक करना ये डेस्परेशन शो करता है और ये एक आइसोलेशन की निशानी नजर आता है। और ये डोमेस्टिक प्रेशर को कम करने के लिए एक इल थॉट, प्रोवोकेटिव, एस्केलेटरी, बहुत डेंजरस उन्होंने स्टेप फ्रैंकली स्पीकिंग उठाया। अब बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इसकी रिटेलिएशन में इक्वली डेंजरस काम करना चाहिए। मेरे नज़र में हमेशा अगर आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिकली सोच के रिएक्ट करें, वो आपके इंटरेस्ट में बहुत बेहतर है। बहुत शुक्रिया। नून लीग इस वक्त दावा कर रही है कि वो हुकूमत बनाएगी। जब हुकूमत बनाएगी तो क्या इस मामले से कैसे निपटेगी? हमारे साथ साबिक वजीर खारजा, साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। बतौर वजीर खारजा, वजीर दिफा आपने करीब से देखा है, ज़ाहिर शिकायतें दोनों ममालिक को रही हैं, मगर अभी एस्केलेशन हुई, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया। अगर आपकी पार्टी हुकूमत में आ रही है तो आपको फौरी तौर पर इस सूरत हाल को से निमटना होगा। कैसे देख रहे हैं आप अभी तक जो रिस्पॉन्ड हुआ है, रिस्पॉन्स पाकिस्तान की तरफ से हुआ है? देखिए, मैं शाहजेब, ईरान के साथ हमारे बड़े तारीखी ताल्लुकात हैं और बड़े बरादराना ताल्लुकात हैं। बड़े बड़े मुश्किल वक्त में ईरान ने हमारा साथ जो है 60s में 70s में दिया हुआ है। लेकिन ये जो दहशतगर्दी का मामला है, जो हमारे लिए भी प्रॉब्लम है कि वहाँ भी हमारे लोग भी जो हमारी ज़मीन पे जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनको सेंचुरीज उधर भी हैं, जिस तरह अफगानिस्तान में है, इसी तरह ईरान में भी सेंचुरीज हैं। और भी जो है माजी में शिकायतें भी हमें रही हैं। लेकिन इस मसले को जो है दोनों ममालिक में बिगाड़ का सबब नहीं बनना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं कोई पार्टी का ओपिनियन नहीं बनना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमें इस वक्त जो सिचुएशन है, एक तरफ इंडिया है जो हमारा हॉस्टाइल कंट्री है पिछले 75 साल से, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है जिसमें पनाहगाहें हैं। हमारे यहाँ पे जो दहशतगर्दी हो रही है उसकी तमाम पनाहगाहें और उनके जो पेट्रन हैं या उनके जो मैं स्पॉन्सर तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनके हमदर्द जो हैं वो वहाँ पे अफगानिस्तान में है। अब तीसरा महाज जो है ईरान का जो है, अगर उनके साथ भी हमारे ताल्लुकात कशीदा हुए हैं, तो फिर तो एक छोटा सा जो हमारे पास आउटलेट है चाइना से, उसके अलावा तो कोई भी विल बी सराउंडेड बाय ऑल होस्टाइल कंट्रीज। तो मेरा अपना ख्याल है कि इसको रिएक्ट तो जरूर जिस तरह हुआ है उस तरह होना चाहिए। हो सकता है इससे भी जरा थोड़ा सा सख्त हमें स्टांस लेना पड़े, लेकिन ये जरूर मद्देनजर रखना चाहिए कि हमारे ईरान से ताल्लुकात जो है ना इर्रिट्रीवेबली जो है ना वो ना बिगड़े। क्योंकि अफगानिस्तान के साथ इंडिया का जो है एक राब्ता है, पुराना राब्ता है, तारीखी राब्ता है। वो हर वक्त जो है ना दोनों ममालिक जो है ना वो एक दूसरे के साथ जो है ना वो
जो है ना वो बढ़ा सकते हैं। आपका ये कि ये जो ज़रा एक अलग ही सोशल मीडिया पर एक प्रेशर शुरू हो जाता है, फिर लोग ये कहना कि जी एक अलग ही कि जी वॉर मॉन्गरिंग शुरू हो जाती है, आप कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। मेजर रिस्पांस एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह होना चाहिए और इसको इसी तरीके से हमें डील करना चाहिए, बजाय इसके कि जो फिलॉसफी है या फिर जो लोग बातें करेंगे जी चढ़ दौड़ो और जवाब दो, फौरी तौर पर जवाब दो। इससे बेहतर है कि पाकिस्तान सोच समझकर ताल्लुकात को देखते हुए ही आगे बढ़े। नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए। हमारे देखें, हमारी 71 वॉर में, 65 वॉर में ईरान ने हमें बहुत ज्यादा इमदाद दी हुई है, ये हमारी तारीख का हिस्सा है। और ईरान ने कश्मीर के मसले के ऊपर बड़ा बढ़ चढ़ के हमारी हमायत की हुई है इंडिया के खिलाफ, जो है इंटरनेशनल फोरम्स पे की हुई है, हमें वो भी याद रखना चाहिए। जब सऊदी अरेबिया और ईरान के तल्लुकात आपस में ख़राब थे और हम सऊदी अरेबिया से अपने तल्लुकात मेंटेन करना चाहते थे और उसके साथ साथ एक तवाज़ुन जो है हम ईरान के साथ भी रखना चाहते थे, तो ईरान ने हमारी पोजीशन को अप्रिशिएट किया होता। मैं पर्सनली जानता, मैं उसके फॉरेन मिनिस्टर था, उन्होंने हमारी पोजीशन को अप्रिशिएट किया और हमें अननेसेसरीली जो है वो प्रेशराइज नहीं किया। वो जानते थे कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारे तल्लुकात जो है ना वो हमारे लिए बड़े कीमती हैं स्ट्रेटेजिकली, और हमारे वहाँ पे 3 मिलियन बंदा बैठा हुआ है जो हमें फॉरेन रेमिटेंस बड़ी वैल्यूएबल देता है। तो उन्होंने हर मौके पे हमारी पोजीशन को अंडरस्टैंड किया है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आप पहले अर्ज की है कि कश्मीर के मसले के ऊपर बहुत कम मुसलमान ममालिक हैं जो इतनी खुल के हमायत करते हैं जितनी ईरान ने की हुई है। तो इसलिए इसको बड़े मेजर्ड किस्म की जो है ना हमें रिएक्शन रखना चाहिए और इसको बातचीत के जरिए ये छोटी मोटी इस किस्म की जो इनकर्जन्स होती हैं ये हमारी प्रॉब्लम है। हमारी दहशतगर्दी जो है अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की, ईरान की, हमें अपने तल्लुकात मेंटेन करके उनकी हिफाजत करके साथ साथ जो है ना ये भी हम मिलके इस चीज को टैकल करें। जो हमारे यहाँ दहशतगर्दी हो रही है, जो ईरान में दहशतगर्दी हो रही है, वी कैन रिएक्ट जॉइंटली ऑल्सो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम डेवलपमेंट हुई है उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। इमरान खान आइंदा आम इंतखाबात नहीं लड़ सकेंगे। आज उनके कागजात नामजदगी हाई कोर्ट से मुस्तरद होने के बाद ये बात तय हो गई है। इमरान खान के साथ साथ तहरीक इंसाफ के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और दीगर अहम रहनुमा भी इंतखाबी दौर से बाहर हो गए हैं, जबकि पार्टी में अंदरूनी इख्तिलाफात भी जारी हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और रिटर्निंग ऑफिसर और एपलेट ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखते हुए इमरान खान की अपील खारिज कर दी और उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं। इमरान खान ने लाहौर और मियांवाली से इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए थे, लेकिन आरओ और फिर एपलेट ट्रिब्यूनल ने भी NA 122 और NA 89 से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए थे और लाहौर हाईकोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने भी यह फैसला बरकरार रखा है। इसके अलावा आज लाहौर हाईकोर्ट के इसी बेंच ने तहरीक इंसाफ के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही के साथ साथ फवाद चौधरी, हम्माद अजहर, सनम जावेद, खुर्रम लतीफ खोसा और हिबा फवाद की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें भी मुस्तरद कर दी और ये तमाम रहनुमा भी इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए हैं। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट को आज आदम सवाती के वकील ने बताया कि आदम सवाती इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए हैं और टिकट वापस कर दिया है, जिसके बाद अदालत ने आदम सवाती का केस निपटा दिया। इसके अलावा आज इमरान खान के खिलाफ मुख्तलिफ अदालतों में मुख्तलिफ केसेस की भी समाअत हुई है। दौरान इद्दत निकाह करने के केस के खिलाफ बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। बुशरा बीबी के खिलाफ खबर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने कहा कि इद्दत में निकाह की एक शिकायत के खिलाफ इसी नौयत की दरख्वास्त बेंच 1 में पहले से दरेलतवा है। पहले शिकायत हनीफ नामी शख्स ने दायर की थी। बुशरा बीबी के वकील शुएब शाहीन ने इस पर कहा कि जिस पहली शिकायत की बात कर रहे हैं वो तो वापस हो गई थी। रिजवान अब्बासी ने जवाब में कहा कि जब एक शिकायत ही वापस हो गई तो ये उसके खिलाफ दायर दरख्वास्त भी वापस ले लेते। इद्दत में निकाह नहीं हुआ तो दूसरा निकाह क्यों पढ़ाया गया था? हमारे पास निकाह पढ़ाने वाले गवाह मौजूद हैं जो कहते हैं कि निकाह दूसरी मरतबा भी पढ़वाया गया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि 1 जनवरी के निकाह के वक्त इद्दत पूरी हो गई थी। निकाह पढ़ाने वाले मुफ्ती सईद ने बयान रिकॉर्ड करवाया था। मुफ्ती सईद ने बयान दिया कि उन्होंने फरवरी में दोबारा निकाह पढ़ाया। अगर 1 जनवरी वाला निकाह दुरुस्त समझते हैं तो दोबारा निकाह क्यों किया? इद्दत के दौरान निकाह महज बेकायदगी नहीं बल्कि बातिल है। बुशरा बीबी के वकील सलमान अकबर राजा ने कहा कि अदालत ने कल केस को शहादत के लिए रखा हुआ है, ट्रायल पर स्टे दिया जाए। इस पर खबर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने एतराज़ करते हुए कहा कि क्या कभी ट्रायल पर भी स्टे ऑर्डर दिया जाता है?
जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिजवान अब्बासी से कहा कि आप फिर अंडरटेकिंग दे दें कि कल गवाहों के बयानात रिकॉर्ड नहीं कराएंगे। रिजवान अब्बासी ने कहा कि हम अंडरटेकिंग देते हैं कि कल बयानात रिकॉर्ड नहीं कराएंगे। अगर पहली दरख्वास्त चीफ जस्टिस के पास है तो ये केस भी वही भेज दें। इसके बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फाइल चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भिजवा दी। इसके अलावा इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में भी आज इद्दत के दौरान निकाह के केस की समाअत हुई है, जिसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह ने सेक्शन 496 के इल्जामात का केस ड्रॉप करते हुए इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ नाजायज ताल्लुकात के इल्जामात का केस खत्म कर दिया और दोनों पर सिर्फ इद्दत में निकाह की हद तक फर्द जुर्म आयद कर दिया। अदालत ने 18 जनवरी को इस तकासा के गवाहों को तलब करते हुए रिमार्क्स दिए कि कानूनी तौर पर 496 में 2 गवाहों की जरूरत होती है, यहाँ 1 गवाह मौजूद है। अदालत 496 की हद तक चार्ज ड्रॉप कर रही है। इमरान खान और बुशरा बीबी पर सिर्फ 496 का चार्ज आयद किया जाता है। अब इस केस की मज़ीद समाअत 18 जनवरी को होगी। इसके अलावा रावलपिंडी के एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने आत्मशाखाना केस की समाअत भी की, जिसके दौरान तहरीक इंसाफ की जानिब से शुएब शाहीन और शहबाज खोसा पेश हुए। शुएब शाहीन ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस के बाइस कार्रवाई मुलतवी करने की सदा करते हुए कहा कि हम हाईकोर्ट गए हैं, सिंगल बेंच की अथॉरिटी नहीं, कल के लिए केस रखा है। कल हाईकोर्ट डिवीजन बेंच है, इसमें केस की दरख्वास्त करेंगे। हाईकोर्ट में ट्रायल रोकने की दरख्वास्त दी है, इसे मुलतवी किया जाए। जबकि शहबाज खोसा ने कहा कि पीर को समाअत रख लें। इस तकासा के 4 गवाहान पर जिरा मुकम्मल होने के बाद पीटीआई की जानिब से बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर करते हुए मुल्जिमान को आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी और इसके बाद समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। रावलपिंडी की इसी एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी हुई, जिसमें तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन ने इस्तदा की कि हाई कोर्ट में जेल ट्रायल रोकने की दरख्वास्त ज़ेर समाअत है, समाअत मुलतवी कर दें। इस पर जज मोहम्मद बशीर ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में फर्द जुर्म मौखर करते हुए समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी कर दी। एक तरफ तो ये सारी सूरत हाल है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। पार्टी के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत और दीगर पार्टी रहनुमाओं की आपस में बयानबाजी जारी थी, जिसमें गुज़िश्ता 2-3 दिन के दौरान मज़ीद शिद्दत आ गई थी। और कल हमारे ही प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत ने सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन और सीनियर रहनुमा हामिद खान पर इल्ज़ामात आयद किए, जिसके बाद आज तहरीक इंसाफ का एक एलामिया सामने आ गया है, जिसके मुताबिक बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मरकजी रहनुमा शेर अफजल मरवत को सिंध में अपनी तमाम सियासी सरगर्मियाँ फिलफौर मुअत्तल करने की हिदायत की है और उन्हें इस्लामाबाद तलब कर लिया है। इसके बाद शेर अफजल मरवत ने ट्विटर पर लिखा कि सिंध में कल मेरा आखिरी दिन है, मैं बाकी इलाकों में फाइनल राउंड के लिए 2 हफ्ते बाद दोबारा सिंध का दौरा करूँगा। कल सबसे मीटिंग होगी, बराह करम कराची वाले बाहर आएँ और वजाहत और ताकत के साथ अपना पैगाम पहुँचाएँ। इस हवाले से तहरीक इंसाफ को कवर करने वाले और अजियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करने वाले जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी हमारे साथ मौजूद है। हैदर, बहुत शुक्रिया। क्या इस वक्त सूरत हाल है तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स की, क्या हो रहा है और खान साहब इस सब पे क्या कह रहे हैं? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इख्तलाफात थे अब तो खुल के सामने आ गए हैं। इस इख्तलाफ की बुनियाद इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद उस वक्त पड़ी जब क़यादत किसके पास जाएगी, इस पर बहस शुरू हो गई थी और इस दौरान पीटीआई की कोर कमेटी में भी एक दूसरे को गद्दार करार दिया गया और शेर अफजल मरवत ने ऑन रिकॉर्ड आकर कहा कि मुझे अगर उमर अयूब और शिबली फराज इजाज़त दें तो मैं उन गद्दारों के नाम पब्लिक ले सकता हूँ। उसके बाद उन्होंने शुएब शाहीन को गद्दार करार दे दिया, यानी कि शिबली जो शेर अफजल मरवत हैं वो उमर अयूब और शिबली फराज के साथ हैं, लेकिन आजकल वो टारगेट हामिद खान को कर रहे हैं, रऊफ हसन को कर रहे हैं। तो इस दौरान ये धड़े तो ना हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसकी बुनियाद में हमें जाना होगा कि हकीकत है क्या, कौन क्या सियासी रहनुमा इसके पीछे हैं या फिर वकला की सिर्फ ये बहस है, क्योंकि हमें सियासी रहनुमाओं में भी इख्तलाफ नज़र आता है। हमने एक स्टोरी ब्रेक की थी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के अंदर गद्दारी के मामलात थे। उस वक्त शाह महमूद कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो फौरन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकले वो कह रहे थे कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात नहीं, इख्तलाफात थे। और जिस वक्त शेर अफजल मरवत कराची गए तो इस दौरान कराची की तंजीम के हवाले से उन्होंने कहा कि कराची के रहनुमा जो मुझे बुला रहे थे वो मुझे वेलकम करने के लिए नहीं आए, वर्कर मौजूद हैं, ये कैसा मजाक मेरे साथ किया जा रहा है। जिसके बाद रऊफ हसन की जानिब से शेर अफजल मरवत को कहा कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो पता नहीं इमरान खान से मिलते भी हैं या नहीं, लेकिन ये तमाम तफसीलात सामने आई हैं। इस सारे मामले पर आज इमरान खान से जब हमने बात की कि
पार्टी वकला के दरमियान इख्तलाफात हैं, इख्तलाफात की वजह क्या है। तो मैंने ये देखा कि लतीफ़ खोसा फ़ौरन सामने आए और उन्होंने इमरान खान के मुंह में एक लुकमा दिया और कहा नहीं ये पार्टी पॉलिसी होती है। तो इमरान खान ने फ़ौरन इस सारे मामले को पार्टी पॉलिसी करार दिया। लेकिन इख्तलाफात हैं, एक तरफ एतजाज़ एहसन, लतीफ़ खोसा और बैरिस्टर गौहर जैसे पीपल्स पार्टी से आने वाले दोस्त, हम ख्याल दोस्त हैं। दूसरी तरफ हामिद खान भी हैं, लेकिन हामिद खान कानूनी चीज़ों पर ज़्यादा राय देते हैं। तो ये चीज़ें अब खुलकर इसलिए भी सामने आई हैं कि शरफजल मरवत ने जिस वक्त रऊफ हसन के हवाले से और हामिद खान के हवाले से संगीन इल्जामात लगाए गुज़श्ता रोज़, तो उसके बाद हमने देखा कि शरफजल मरवत के हक में ट्रेंड चलाए गए सोशल मीडिया पर और बैरिस्टर गौहर के खिलाफ मुहिम चलाई गई कि बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान यानी बानी चेयरमैन PTI की इजाज़त के बगैर PTI नज़रियाती के साथ इलाक़ किया। लेकिन हकीकत ये थी कि इमरान खान ने बी प्लान के हवाले से बारहा बताया कि बी प्लान की तरफ मैं जा रहा हूं। तो ये सारी चीज़ें वाज़ेह करती हैं कि इख्तलाफात इस हद तक हैं कि एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं किया जाता, लेकिन बाहर आकर कहा जाता है कि हम इस एक जमहूरी रवैया है, एक दूसरे की बात को हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इसमें आखिरी ये शरफजल मरवत को वापस बुलाने के हवाले से भी एक तजाद है। गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आप सिंध में रहें, आप सिंध में कैंपेन चलाएं, लेकिन आज बानी चेयरमैन इमरान खान की जानिब से कहा गया आप वापस आ जाएं। यानी बैरिस्टर गौहर की बात को भी तस्लीम करने को कोई तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया हैदर शराजी, इस वाले से तफसीलात बता रहे थे। कुछ अहम खबरें सामने आई हैं मईशत के हवाले से आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। चंद माह पहले पाकिस्तानी मईशत के हवाले से डिफ़ॉल्ट के खतरात का इजहार किया जा रहा था और फिर IMF प्रोग्राम में जाने और शराइत पर अमल करने के बाद मुसलसल मुआशी इस्तेहकाम के अदाद शुमार सामने आ रहे हैं। 11 जनवरी को IMF बोर्ड से मंजूरी के बाद आज पाकिस्तान को IMF से $70 करोड़ की किस्त मौसूल हो गई है। इस स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को $1.9 अरब मौसूल हो चुके हैं। आखिरी रिव्यू के बाद पाकिस्तान को $1.1 अरब की मजीद एक और किस्त मिल जाएगी और फिर मुआशी तज्ज़ियाकारों की राय है कि इस वक्त मुआशी इस्तेहकाम के लिए वक्त पर इलेक्शन होना ज़रूरी है और फिर इलेक्शन के बाद अगली हुकूमत को मैंडेट के साथ फ़ौरन IMF से एक और प्रोग्राम के लिए मुआहदा करना होगा, मुआशी रिफॉर्म्स लाने होंगे, नुकसान करने वाले इदारों को प्राइवेटाइज करना होगा। इस हवाले से कल हमारे प्रोग्राम में नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने यह वाज़ेह किया कि अगर नून लीग की हुकूमत आई और IMF प्रोग्राम में जाने का फैसला हुआ तो वक्त ज़ाया किए बगैर 2013 की तरह फ़ौरन IMF प्रोग्राम में जाएंगे, क्योंकि दूसरी सूरत में दीगर बैनुल-अक़वामी इदारे और दोस्त ममालिक भी पैसे नहीं देंगे। आज इस हवाले से एक और डेवलपमेंट हुई है। स्टेट बैंक के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी $2 अरब का कर्जा रोल ओवर कर दिया है और यह कर्जा मजीद 1 साल के लिए रोल ओवर किया गया है। इसके अलावा दिसंबर के महीने में पाकिस्तान ने $40 करोड़ का करंट अकाउंट सरप्लस दिया है और इस माली साल के इब्तिदाई 6 माह में जुलाई से दिसंबर तक सिर्फ $83 करोड़ का करंट अकाउंट खसारा रहा है, जो टारगेट से बहुत कम है। दिसंबर में करंट अकाउंट सरप्लस की एक वजह जहां दरामदाद में कमी है, वहीं बरामदाद और तरसीलात ज़र में इजाफा भी हुआ है। दिसंबर में बरामदाद गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 21% इजाफे के साथ $2.8 अरब रही हैं, जबकि दरामदाद 4% कमी के साथ $4.1 अरब रही हैं। और इस तरह तिजारती खसारे में इस माली साल के 6 माह में 35% कमी आई है, जबकि दिसंबर के महीने में पाकिस्तान ने किसी भी एक माह में तारीख की सबसे ज़्यादा IT सेक्टर की बरामदाद की है। दिसंबर में पाकिस्तान ने $30 करोड़ से ज़्यादा की बरामदाद की है, जो कि गुज़िश्ता बरस से 23% ज़्यादा है। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के मुताबिक IT सेक्टर की बरामदाद में इजाफे की वजूहात में एक्सपोर्टर्स के स्पेशलाइज्ड फॉरेन करेंसी अकाउंट में स्टेट बैंक की तरफ से रिलैक्सेशन देना है और रिटेंशन लिमिट को 35% से बढ़ाकर 50% करना है, जबकि रुपए की कदर में इस्तेहकाम की वजह से भी IT कंपनीज अपनी बैरूनी आमदनी को पाकिस्तान लाई और पाकिस्तानी बैंक्स के लोकल अकाउंट्स में उन्हें डिपॉजिट किया। इस माली साल के पहले 6 माह में IT सेक्टर की बरामदाद $1.5 अरब रही हैं, जो कि गुज़िश्ता बरस के $1.3 अरब से ज़्यादा हैं, जबकि दिसंबर में तरसीलात ज़र $2.38 अरब रही हैं, जो गुज़िश्ता बरस से 13% ज़्यादा है। मगर अभी सवाल यह है कि मईशत में गैर यकीनी का खात्मा तो हो गया है, मगर मुआशी तरक्की इन हालात में बगैर मुआशी रिफॉर्म्स की मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ मार्केट में मुसलसल तवक्को की जा रही है कि दिसंबर में महंगाई 29.7% रही, मगर आने वाले महीनों में बेस इफेक्ट किक इन करेगा, जिससे महंगाई की शरह नीचे आएगी और इसके नतीजे में शरह सूद भी नीचे आएगी। और इसी तवक्को में मार्केट में शरह सूद नीचे आ रही है और 6 माह का कायबोर यानी कराची इंटरबैंक ऑफर रेट जो 25% की सतह पर पहुंच चुका था, अब वो 21% की सतह से भी नीचे आ गया है, जिससे तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों में स्टेट बैंक डिस्काउंट रेट में भी बड़ी कमी करेगा, जो कि इस वक्त 22% पर है। आज के प्रोग्राम में इतना याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।